नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक लाइब्रेरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को देखेंगे, जिसमें पहला शॉर्ट एडिटोरियल है रसिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, तो उसमें इंडिया का क्या पोजीशन होना चाहिए, उसमें क्या पोजीशन रहा है, इन मुद्दों पे बात किया गया है। तो चलिए देखते हैं। न्यूट्रल नॉट पैसिव, मतलब इसमें बोला गया है कि भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए, और इसका सबटाइटल ही कहता है कि रसिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका और व्यवहारिक सॉल्यूशन हो, इसके लिए भारत को प्रयास करना चाहिए। तो रिसेंटली हमने देखा था कि यूक्रेन के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उनका भारत आगमन हुआ था, और ये पहला ऐसा इवेंट था जब से मतलब रसिया और यूक्रेन का जब से लड़ाई शुरू हुआ है उसके बाद से पहला ऐसा इवेंट है कि किसी पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र के मतलब कोई बड़े सीनियर ऑफिशियल के द्वारा भारत का दौरा हुआ है। तो उनका मुख्य रूप से मांग यही था कि न्यू दिल्ली से हम अपना जो है रिश्ता है, अपना संबंध उसको और मजबूत करना चाह रहे हैं, ये सब चीज़, और साथ ही साथ हम उन्हें सहयोग की अपेक्षा रही कि कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है रसिया के साथ उनमें। यूक्रेन ने, आप देखिएगा, इससे पहले भारत का जो पोजीशन रहा है वार को लेकर, तो उससे यूक्रेन ने नाखुशी व्यक्त की थी इससे पहले कई बार, डिस्प्लेजर। और उसके साथ आप अगस्त 2022 में देखिए, तो जब भारत ने डिसाइड किया कि रसिया से हम चीप प्राइस पे ऑयल परचेज करेंगे, तो वहाँ यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने इस पॉलिसी को, इस मतलब इनिशिएटिव को उन्होंने थोड़ा अटैक करके कहा था कि मतलब हम जो हैं भारत से प्रैक्टिकल सपोर्ट की गुंजाइश रखते हैं, लेकिन भारत मतलब उनका स्टैंड कहीं ना कहीं थोड़ा अलग रहा था, जो जिसको सुधारने के लिए अभी जो वहाँ के सीनियर ऑफिशियल का आगमन हुआ था, उनका कहना था कि हम चाह रहे हैं कि बहुत व्यवहारिक सॉल्यूशन हो इसके मतलब कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भारत की तरफ से। और भारत को कहा कि हम भारत के एनर्जी या इकोनॉमिक संबंध किस देश के साथ क्या है उस पर हमारा कोई मतलब नहीं, उस पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। ये डायरेक्टली अपने उस स्टेटमेंट का जो काउंटर करके अपना संबंध को सुधारने का प्रयास था। और उन्होंने कहा कि हमारा जो नेशन है वो एक मतलब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और इस मतलब स्थिति में, वार में, आप देखिए इंडिया को एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया कि क्या वो करें, मतलब इंडिया का पोजीशन कैसा हो। रसिया के परिप्रेक्ष्य में इंडिया को देखिएगा तो रसिया के साथ इंडिया का एक मतलब ऐतिहासिक मित्रता का इतिहास रहा है। मतलब इसका डिफेंस का रिलेशनशिप देखिए, वो भी मतलब हमेशा से ही बना रहा है, और इसका कोई मतलब अभी तुरंत कोई बोलिएगा अल्टरनेटिव तो ऐसा कोई अभी नहीं दिख रहा है, और इजी भी नहीं है। लेकिन रसिया का जो एग्रेशन दिखाई दे रहा है यूक्रेन के संप्रभुता, उसकी क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानून को लेकर यूक्रेन का रसिया का जिस प्रकार से उल्लंघन करते हुए जो अपनी एग्रेशन, अपनी जो हम कह सकते हैं रुख दिखाई दे रहा है, तो उससे मतलब एक अलग ही नज़रिया दिखता है। और इस युद्ध ने इंडिया के संबंध को पश्चिमी देशों के साथ भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जटिल बना दिया है। फॉर एग्जांपल आप देखिए ट्रांस अटलांटिक जो पावर्स जिसमें यूनाइटेड नेशंस के द्वारा नेतृत्व हो रहा है, तो उन्होंने इकोनॉमिक वार लॉन्च किया है रसिया के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया और कई ग्लोबल साउथ के कंट्री उससे अलग रहे, साइड में रहे। बात आती है ग्लोबल साउथ की, तो ग्लोबल साउथ क्या होता है ज़रा इस पे देखते हैं। ग्लोबल साउथ देखिए, ब्लू कलर की जो कंट्रीज दिख रही है वो ग्लोबल नॉर्थ हैं, और जो रेड कलर के हैं वो ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ को सुनते ही ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जो यहाँ पर आपका विषुवत रेखा पार हुआ है उसके ऊपर का नॉर्थ का जो पार्ट है वो नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ है, ऐसा नहीं है। ग्लोबल साउथ आपका
उस कंट्री का कंपैरिजन है जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ एशियन कंट्रीज हैं, फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो मतलब विकास के राह में अभी मतलब हम कह सकते हैं कि उस स्तर तक नहीं पहुँचे हैं जो यूरोपियन कंट्री, अमेरिका जैसे देश पहुँच गए हैं। मतलब विकासशील कह सकते हैं, उनको ग्लोबल साउथ का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं। अब देखिए इंडिया ने बहुत कुछ किया है इसको जियोपॉलिटिक्स को मतलब नेविगेट करने के लिए, रसिया को कंडेम, लेकिन उन्होंने कभी रसिया को डायरेक्टली कंडेम नहीं किया है। अपना मिलिट्री और ट्रेड का जो रिलेशनशिप उसको बनाए रखा है, और उसने ये बोला है कि हाँ वार को थोड़ा आप अनईजी कीजिए, उसको वार होना नहीं चाहिए वर्तमान समय में। आप किसी के देश की क्षेत्रीय अखंडता को मतलब हर एक सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता को रेस्पेक्ट किए जाने की ज़रूरत है। मतलब इस प्रकार से मतलब एक व्यापक दायरा लेके उन्होंने नैतिकता भरी बातें कही है इंडिया ने। और अभी के स्थिति में जो वार इतना मतलब फैलता जा रहा है, तो इंडिया का जो बैलेंसिंग एक्ट है ना, उसको और एक्टिव होने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली इस साल आप देखिएगा इंडिया G20 का चेयर करने वाला है, उसके मतलब नेतृत्व करेगा, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का भी, ताकि वो इस वक्त उनसे अपेक्षा ये भी की जाएगी वो ग्लोबल लीडरशिप को शो करे और इस वार को एंड करने के लिए हेल्प करे। कॉन्फ्लिक्ट जो अभी चल रहा है यूरोप में, वो केवल रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट यूरोप को हट नहीं कर रहा है, बल्कि इंटायर वर्ल्ड को कर रहा है। आप देखिए ग्लोबल कंसेंसस जो बन रही हैं देशों के बीच, ग्लोबल साउथ के बीच, तो मतलब वो कहीं ना कहीं एक विकल्प का तलाश कर रहे हैं कि हम क्यों इंटरनेशनल ऑर्डर को यूरोप सेंट्रिक बनाएं। वार हो रहा है तो वार में ही न्यूज़ चलता रहे और न्यूज़ ऑर्डर, इंटरनेशनल ऑर्डर चलते ही रहे, हर एक समिट उसी पे केंद्रित हो, तो ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट कहाँ से सिक्योर हो पाएंगे। तो चाइना एंड ब्राज़ील ने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि हम एक बिग रोल प्ले करेंगे शांति लाने के लिए। तो इंडिया को इसमें अलग अपने आप को नहीं समझना चाहिए कि हम अपने पोजीशन को यहाँ से पीछे कर रहे हैं, अपना डिप्लोमेटिक जो स्टैंड से हम वार को रोक सकते हैं उसमें पीछे हो रहे नहीं, क्योंकि इंडिया का गुड टाइज ऑल्सो हैं ही, ऑलरेडी मॉस्को के साथ हैं, मतलब रूस के साथ है। लेकिन क्यों जो है मतलब यूक्रेन जो अभी उनका ऑफिशियल का भारत आगमन हुआ था, उनका यही अपेक्षा कि भारत अभी जो पीस कीपिंग मेकिंग में, शांति निर्माण में जो अभी उनका जिन जिन संगठन में वो चेयर करने वाले हैं, तो वहाँ एक अच्छा बड़ा रोल प्ले करे ताकि मतलब शांति की स्थिति बने। और इंडिया का पॉलिसी जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वो बहुत ही स्ट्रेटजिक न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल रहा है। अब न्यूट्रल का मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ नहीं कीजिएगा, न्यूट्रल मतलब आप मतलब वेट कीजिए और देख रहे हैं कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं, कहाँ कैसे जा रहा है, ऐसा नहीं। मतलब उसको आप जो शिकार हो रहे हैं इस युद्ध के, तो उसमें उससे उसके यहाँ पे आप एम्पैथाइज भी कीजिए, आवाज़ उठाइए, इंटरेस्ट ग्लोबल साउथ के बारे में आवाज़ उठाइए, और इंटरनेशनल लॉ और सॉवरेनिटी ऑफ ऑल स्टेट्स इसके लिए भी आवाज़ उठाइए। अब व्यवहारिक और परमानेंट सॉल्यूशन इसके लिए जो हो उसके लिए तलाश करने की ज़रूरत है। तो ये मुख्य मुद्दा था इस आर्टिकल का। दैट्स ऑल।